एक ऐसा वर्ल्ड जहां स्पॉन्सर्स द्वारा दी गई विशेष पावर वाले हंटर्स नॉर्मल ह्यूमन पर राज करते हैं और उन्हें गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं। वहीं एक अनाथ लड़का जो हमारा एमसी है अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से उसका अपना मेंटर ही उसे धोखा दे देता है और अपनी स्वॉर्ड उसके हार्ट में घोंप देता है। मौत के बाद हमारा हीरो रहस्यमय तरीके से समय में पीछे भेज दिया जाता है, उस युग में जिसे एज ऑफ हीरोज कहा जाता है। अब वो ठान लेता है कि इस बार वो इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएगा। उसे प्रेरणा मिलती है उस लेजेंडरी डेमन किंग से जो अपने समय का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड लेवल हंटर हुआ करता था, जिससे 12 गॉड भी डरते थे। वो उसी रास्ते पर चलने का फैसला करते हुए वो लड़का असंख्य कठिनाइयों से भरी अपनी यात्रा शुरू करता है, इस बार एक नए नाम के साथ, रे। तो इस बदली हुई टाइमलाइन में हमारे हीरो के साथ आगे क्या होने वाला है, इसके लिए बिना किसी बकवास के चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 में। एक दिन अचानक दुनिया भर में डायमेंशनल डोर्स खुलने लगते हैं जो एक दूसरी डायमेंशन से जुड़े होते हैं, जिन्हें गेट्स कहा जाता है। इस अचानक आए क्राइसिस से पूरी दुनिया हिल जाती है। हर कंट्री अपनी अपनी आर्मी और सोल्जर्स को इन गेट्स के अंदर भेजती हैं ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर ये गेट्स हैं क्या। लेकिन एक भी इंसान जिंदा वापस नहीं आता। इतना ही नहीं, जैसे जवाबी हमला करते हुए जल्द ही उन गेट्स के अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं। अपने सुपीरियर फिजिकल स्ट्रेंथ और मैजिकल एबिलिटीज की वजह से ये मॉन्स्टर्स इंसानों पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं। पूरी दुनिया में हैवक मच जाता है। शहर तबाह होने लगते हैं, लाखों लोगों की जान चली जाती है और ह्यूमैनिटी पूरी तरह टूटने लगती है। जब इंसानों को लगने लगता है कि उनके पास इन मिथिकल बीस्ट्स के खिलाफ खड़े होने की कोई पावर नहीं बची, तभी चमत्कार होता है। कुछ खास इंसान जन्म लेते हैं जिन्हें कहा जाता है हंटर्स। ये हंटर्स ट्रांसेंडेंट बीइंग्स द्वारा चुने जाते हैं जिन्हें स्पॉन्सर्स कहा जाता है। स्पॉन्सर्स उन्हें खास पावर्स और एबिलिटीज से ब्लेस करते हैं। नॉर्मल ह्यूमन से अलग हंटर्स के पास होती है हाइटेंड स्ट्रेंथ, स्पीड, सेंसेस और मैजिक, और यहीं से ह्यूमैनिटी शुरू करती है अपना काउंटर अटैक। जैसे जैसे बैटल्स आगे बढ़ती जाती हैं, स्पॉन्सर्स हंटर्स को और भी ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज से ब्लेस करने लगते हैं, और इसी पावर के पीछे छुपा है एक नया कॉन्फ्लिक्ट, एक नई हायरार्की और एक ऐसी दुनिया जहां ताकत ही सब कुछ बन जाती है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। ये वॉरियर्स कोई आम लोग नहीं थे। इनमें से एक था ऐसा हंटर जो सबसे अलग था, जिसके पास थे काउंटलेस अवतार्स, एक इमॉर्टल आर्मी और फायर पर राज करने की पावर। उसे जाना जाता था द डीमन किंग, सुन जिन वू। वो एक ऐसा ओवरपावर्ड ब्रो था जिसके पास था एक स्पेशल ट्रेट, द प्लेयर। उसकी ग्रोथ बाकी सबसे लीप्स बियॉन्ड थी। वो हर बैटल के साथ और ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया। लेकिन उसकी लिमिटलेस पोटेंशियल से डरकर दुनिया के 12 ग्रेटेस्ट हीरोज, जो खुद को गॉड्स कहलाते थे, उन्होंने उसे धोखे से बिट्रे करने का फैसला किया। आखिरकार उन्होंने डीमन किंग को मार दिया। उसके बाद उन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे कहा गया आई। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने हंटर्स को न्यू ह्यूमन रेस घोषित कर दिया, और जो लोग हंटर्स नहीं बन सके उन्हें बना दिया गया स्लेव्स। बस उसी पल से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू कर दिया गया। हंटर्स ऊपर, बाकी ह्यूमैनिटी नीचे, और ऐसे ही 100 साल बीत जाते हैं। एक दिन एक कंट्री साइड टाउन में एक यंग बॉय भागता हुआ दिखता है। वो पैंटिंग कर रहा है, पूरा स्वेटिंग में डूबा हुआ। वो रुकता है, चेहरे पर साफ डिस्ट्रेस दिख रहा है। थोड़ा सा ब्रेक लेकर अपनी सांस संभालने की कोशिश करता है। तभी एक फिगर अचानक उसके ऊपर एक पेड़ की टहनी पर दिखाई देता है। वो एक बॉल्ड मैन होता है। वो नीचे देखते हुए पूछता है, क्या हो गया, इतनी जल्दी डन हो गए? लड़का हाफते हुए कहता है कि वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है और अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन बॉल्ड मैन सख्त आवाज में सवाल करता है, ऐसी वीक विल के साथ तुम हंटर कैसे बनोगे? वो फिर ऐलान करता है, अगर किसी को ट्रांसेंडेंट बीइंग्स यानी स्पॉन्सर्स की नजरों में आना है तो उसे अपनी लिमिट को सरपास करना होगा, अपनी वर्थ प्रूव करनी होगी। तभी उस बॉल्ड मैन का नाम सामने आता है, संगू। लड़का क्यूरियोसिटी से पूछता है, क्या आपने भी, जब आपको फर्स्ट टाइम स्पॉन्सर मिला था, अपनी लिमिट को सरपास किया था? लेकिन जो जवाब मिलता है वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है।
संगू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। और उसी पल लड़का समझ जाता है इस दुनिया में हंटर बनने की सच्चाई जितनी वो सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा ब्रूटल है। गुस्से में आकर लड़का एक एंगर्ड एक्सप्रेशन बनाते हुए कहता है, ये अनफेयर है। लेकिन संगू ठंडे अंदाज में जवाब देता है, ये दुनिया ही अनफेयर है। वो साफ शब्दों में कहता है कि वो एक हंटर है और लड़का सिर्फ एक स्लेव। ये वर्ल्ड हर किसी को एक जैसी नज़र से नहीं देखती। फिर भी संगू उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है। वो कहता है, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कुछ और ट्राई करते हैं। इतना कहकर हंटर्स के पास होने वाले स्पेशल इन्वेंट्री सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए वो हवा में हाथ डालता है और थिन एयर से एक स्पीयर निकाल लेता है। वो स्पीयर लड़के की तरफ बढ़ाता है। लड़का उसे देखते ही पूरी तरह औ में चला जाता है। हालांकि वो ये स्किल्स कई बार देख चुका है, फिर भी हर बार ये नज़ारा उसे चौंका देता है। संगू मुस्कुराकर कहता है, इतना सरप्राइज मत हो, जब तुम हंटर बन जाओगे तुम्हें भी ये सब मिलेगा। ये सुनते ही लड़के की आंखों में कुछ बदल जाता है। यहीं से सामने आता है उसकी ड्रीम्स और एस्पिरेशंस का सच। उसके बचपन में उसके पेरेंट्स को एक हंटर ने बेरहमी से मार दिया था। उनकी मौत के बाद लड़का पूरी तरह अकेला रह गया। उसने वो कीप से एक बुक पढ़ी जो उसके पेरेंट्स उसे छोड़ गए थे। उस किताब में लिखे थे हंटर्स द्वारा किए गए ईविल डीड्स। उस करप्शन को पढ़कर उसने ठान लिया वो इस सड़ी हुई दुनिया को बदलेगा। इसीलिए उसने हंटर बनने की पूरी कोशिश की। लेकिन इतने सालों तक आपकी मदद लेने के बाद भी अगर मैं हंटर नहीं बन पाया तो शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। ये सोचते हुए वो उदास नज़रों से आसमान की तरफ देखता है। उसे ईडन की वो कहावत याद आती है, हंटर बनना ऐसा है जैसे आसमान छू लेना। लेकिन तभी स्मैक, संगू उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। वो गुस्से में कहता है, अब तक जो भी बकवास तुमने कही है सब नॉनसेंस है। वो उसे डांटते हुए कहता है, चिंता मत कर, तू एक दिन जरूर हंटर बनेगा। फिर थोड़ा रुककर पूछता है, वो बुक तुमने उसे सेफ रखा है ना? लड़का सिर हिलाकर हाँ कहता है। वो किताब आज भी उसके लिए सबसे कीमती चीज है। वो बुक दरअसल उसके पेरेंट्स की कीपसेक थी। उस किताब में लिखा था डीमन किंग के बारे में, एक ऐसा फॉरगॉटन हीरो जिसे धोखे से 12 हीरोज ने मार दिया था। लड़का कहता है, अगर वो आज भी जिंदा होता तो ये दुनिया कहीं ज्यादा बेटर प्लेस होती। कुछ पलों के लिए दोनों के बीच एक स्वीट और होलसम मोमेंट बन जाता है। लेकिन तभी आसमान में उनके ठीक ऊपर एक औरत दिखाई देती है। वो हवा में फ्लोटिंग कर रही होती है। उसके पूरे शरीर के चारों ओर एक डरावनी पर्पल ह्यू फैली हुई होती है। वो ठंडी आवाज में कहती है, फाइनली आई फाउंड यू। और उसी पल वो एक भयानक अटैक चार्ज करना शुरू कर देती है। सियोंगू हवा में हल्की सी मैजिक फ्लक्चुएशन महसूस कर लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो औरत अपना अटैक पहले ही अनलीश कर चुकी होती है। एक खतरनाक पर्पल फ्लेम अटैक तेज रफ्तार से सीधे उस लड़के की तरफ बढ़ता है। सियोंगू समझ जाता है अब कुछ नहीं किया जा सकता। बिना एक पल सोचे वो लड़के को जोर से धक्का देकर दूर फेंक देता है और खुद उस अटैक को हेड ऑन झेल लेता है। अगले ही पल पूरा फॉरेस्ट पर्पल फ्लेम्स से घिर जाता है। आग की लपटें गर्जना करने लगती हैं। वो औरत धीरे धीरे नीचे उतरती है। वो देखती है कि लड़का उसकी तरफ एक्सट्रीम डिस्ट्रेस के साथ देख रहा है। वो आदेश देती है, बाउ डाउन। और हैरानी की बात यह होती है कि लड़का तुरंत जमीन पर झुक जाता है। उसका दिमाग मना कर रहा होता है, लेकिन उसका बॉडी खुद ही मूव कर रहा होता है। वो रेजिस्ट नहीं कर पाता। और तभी कई और हंटर्स वहां पहुंचते हैं। जैसे ही वो आते हैं, सब के सब तुरंत झुक जाते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ वो ऐलान करते हैं, ऑल हेल द रूलर ऑफ ईडन, अथीना। ये सुनते ही जमीन पर चारों हाथ पैर टेक कर झुका हुआ लड़का और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो कांपती आवाज में सोचता है, अथीना, ईडन की सबसे ऊंची रूलर और इन 12 गॉड्स में से एक जिन्होंने इस दुनिया को शेप किया। उसके मन में सवाल उठता है, इतनी हाई अथॉरिटी वाली एंटिटी यहां क्यों आई है? उसके चारों ओर अथीना के अटैक की पर्पल फ्लेम्स अब भी दहाड़ रही होती हैं। आग फॉरेस्ट को लगातार कंज्यूम कर रही होती है। और इसी आग के बीच एक बार फिर
किस्मत उस लड़के के सामने अपना सबसे क्रूअल चेहरा दिखाने वाली होती है। जला हुआ फॉरेस्ट अभी भी धधक रहा होता है। अथीना बाकी हंटर्स को आदेश देती है, सियोंग-हू को पकड़ो और उसे तुरंत मेरे पास लेकर आओ, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया होगा। उसके आदेश सुनते ही हंटर्स बिना एक पल गवाए उसे पकड़ने निकल जाते हैं। वहां उस जगह पर अथीना अकेली रह जाती है। वो ठंडी नजर से चारों तरफ देखती हुई सोचती है, व्हाट अ लेट डाउन, मैं उसे ठीक से पकड़ भी नहीं पाई। फिर उसका ध्यान उस लड़के की तरफ जाता है। वो सोचती है, ये लड़का आखिर है कौन और सियोंगू से क्या बात कर रहा था। अजीब बात यह होती है कि वो लड़के के शरीर से कोई भी मैजिकल पावर फील नहीं कर पाती। उधर लड़के का हाल और भी बुरा होता है। वो अंदर ही अंदर कांपते हुए सोचता है, मेरे पास तो डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी है। वो जानता है कि उस किताब में छुपा है वो सच, वो वीकनेस जिसे 12 हीरोज दुनिया से छुपाना चाहते थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। वो बस यही दुआ करता है कि अथीना उसे इग्नोर कर दे और आगे बढ़ जाए। और कुछ पलों के लिए ऐसा ही होता है। अथीना उसे बस एक इनसिग्निफिकेंट स्लेव मानकर उसकी तरफ पीठ कर लेती है और चलने लगती है। उसके कदमों की आवाज सुनकर लड़का राहत की लंबी सांस लेता है। वो सोचता है, वो चली गई, मैं बच गया। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाता है ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन उसी पल उसके सारे डिल्यूजन्स टूट जाते हैं। उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसके सामने अथीना फिर से खड़ी होती है। उसकी आंखें तेजी से ग्लो कर रही होती हैं। उसके चारों ओर एक भयानक इमेंस ऑरा फैल जाता है। लड़का जड़ हो जाता है। अथीना ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, लगता है मैं कुछ ऑलमोस्ट मिस कर ही गई थी। और उसी एक लाइन के साथ लड़के की किस्मत एक बार फिर खतरे के मुहाने पर आ खड़ी होती है। वो उसकी तरफ घूरते हुए कहती है, इस किड के अंदर फेंट मैजिकल पावर है। फिर हल्की हंसी के साथ जोड़ती है, लगता है ट्रेनिंग ने इसे पूरी तरह स्क्रू कर दिया है। हाँ, वो आगे कहती है, तुम्हारा हार्ट बहुत तेज बीट कर रहा है और तुम्हारी ब्रीदिंग भी शैलो होती जा रही है। ये सुनते ही लड़के के चेहरे के भाव उसके दिल की हालत बयां कर देते हैं। वो पूरी तरह टेरिफाइड हो चुका होता है। उसकी रिएक्शन देखकर अथीना तुरंत समझ जाती है, ये डर ऐसे ही नहीं है, जरूर इसके पास कोई ऐसी चीज है जो इसके पास होनी ही नहीं चाहिए। वो ठंडी आवाज में आदेश देती है, जो भी तुम अपने पास छुपाए हुए हो उसे बाहर निकालो और मुझे बताओ वो क्या है। और ठीक पहले की तरह लड़के का शरीर फिर से अनकंट्रोलेबली मूव करने लगता है। उसके हाथ अपने आप उसकी जैकेट के अंदर जाते हैं। वो निकालता है अपने पेरेंट्स की कीपसेक। उसे अच्छे से पता होता है कि जैसे ही अथीना को इसकी सच्चाई पता चलेगी उसे मार दिया जाएगा। वो पूरी ताकत से खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन 12 गॉड्स में से एक के डिवाइन वर्ड्स उसके शरीर को मजबूर कर देते हैं। आखिरकार किताब बाहर आ जाती है। किताब खोलने से पहले ही वो समझ जाता है, अगर सच सामने आया तो सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ जुड़े सब लोग मर जाएंगे। अगर चीजें बिगड़ गईं तो अथीना पूरे टाउन को भी एलिमिनेट कर सकती है, क्योंकि यही है ईडन का तरीका। लेकिन तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट होता है। किताब अचानक फ्लेम्स में बर्स्ट हो जाती है। वो उछलकर सीधे अथीना की तरफ बढ़ती है। हालांकि अथीना का बैरियर तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन उसी पल किताब का सच सबके सामने आ जाता है। अथीना की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो समझ जाती है, ये तो डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी है। उसे समझ नहीं आता कि एक स्लेव के पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है। फिर भी वो उसे लेने पर अड़ी रहती है। वो तेजी से किताब पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है और तभी अथीना, एक जोरदार आवाज गूंजती है। अचानक कोई उसे पीछे से जोर से टैकल कर देता है। वो टैकल इतना जोरदार होता है कि सियोंगू लगभग अनहर्ट ही दिखता है। अथीना दूर जा गिरती है। सियोंगू तुरंत जमीन से वो बुक उठा लेता है। सियोंगू को जिंदा देखकर लड़का खुद को रोक नहीं पाता। वो फूट फूट कर रोने लगता है। सियोंगू उसे देखकर बोलता है, अरे इतना बड़ा आदमी होकर रो क्यों रहा है। अपनी हालत के बावजूद वो आगे कहता है, मुझे तुझ पर गर्व है, इतनी देर तक तू टिका रहा। लेकिन लड़के के दिमाग में सवालों का तूफान होता है। वो कांपती आवाज में पूछता है, आखिर आप हैं कौन। वो समझ नहीं पा रहा होता कि सियोंगू ने अथीना जैसी एंटिटी, जो 12 सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स में से एक है, उसे ऐसे कैसे उड़ा दिया। लेकिन सियोंगू सख्ती से कहता है, समझाने का अब टाइम नहीं है। वो गहरी सांस लेते हुए जोड़ता है, मुझे नहीं लगा था कि अथीना इतनी जल्दी मेरे ट्रैक पर आ जाएगी।
वो किताब लड़के के हाथ में वापस देते हुए कहता है, इसे रख। फिर गंभीर आवाज में पूछता है, अगर तू सच में दुनिया बदलना चाहता है। वो आगे एक भयानक सच खोलता है। हंटर्स ही गॉड्स को मार रहे हैं और इंसानों पर राज कर रहे हैं। पावरलेस लोग तेरी तरह सिर्फ डोमेस्टिकेटेड कैटल की तरह जिंदा रखे जा रहे हैं। फिर सियोंगू सीधे उसकी आंखों में देखता है। अगर तेरे पास दुनिया बदलने की पावर हो, अगर तेरे पास 12 सॉवरेंस को टक्कर देने की ताकत हो, तो क्या तू उस पावर का इस्तेमाल इस दुनिया को बदलने के लिए करेगा? अचानक बूम, अथीना फिर से लौट आती है, इस बार पूरी तरह एनरेज्ड। अपनी बेइज्जती से पागल होकर वो पूरी ताकत से अटैक करने दौड़ती है। वो जोर से चिल्लाती है, हेमडाल। सियोंगू चिल्लाकर कहता है, जल्दी फैसला कर, मैं अकेला अथीना को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। चारों तरफ मौत का साया मंडरा रहा होता है और उसी पल लड़का अपना असली रूप दिखाता है। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है, हाँ, मैं इस दुनिया को बदलना चाहता हूं, अगर मेरे पास ऐसी पावर हो। इतना सुनते ही सियोंगू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अगले ही पल वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और बिना एक सेकंड रुके सीधे लड़के की चेस्ट में घोंप देता है। स्नैक। लड़का पूरी तरह शॉक हो जाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। सियोंगू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अगर वहां मिलो तो मेरे साथ नाइस रहना। लड़का हकलाते हुए सोचता है, वहां? आखिर क्यों? और उसी पल उसकी समझ में आता है, क्योंकि इसने मुझे दिल में छुरा मारा है। जैसे ही स्वॉर्ड उसके हार्ट को छूती है, एक जबरदस्त रिएक्शन शुरू हो जाता है। स्वॉर्ड और लड़का दोनों तेजी से ग्लो करने लगते हैं। अचानक सियोंगू का शरीर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगता है। वो आखिरी शब्द बुदबुदाता है, हेमडाल, और अगले ही पल वो टेलीपोर्ट हो जाता है। लड़के की नज़र पूरी तरह सफ़ेद हो जाती है और तभी उसके सामने एक सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, द स्काई ऑफ अपोकलिप्स विल स्पॉन्सर यू। सीन शिफ्ट। अचानक लड़का खुद को पाता है एक रॉकी माउंटेन साइड पर। वो पूरी तरह अनहर्ट होता है। वो घबराकर अपनी चेस्ट देखता है, वहां कोई गैशिंग वूंड नहीं। ये कैसे पॉसिबल है, वो खुद से पूछता है। छुरा लगने के बाद भी वो जिंदा है। इतना ही नहीं, वो महसूस करता है कि उसका बॉडी पहले से अलग है। उसके अंदर एक नई सर्ज ऑफ पावर बह रही होती है, वो आवाज जो खुद को उसका स्पॉन्सर बता रही थी। ये सब देखकर उसके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या मैं हंटर बन चुका हूं? वो अपने आसपास नजर दौड़ाता है। उसे ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लगती है। वो वही फीलिंग महसूस करता है जो उसके अंदर की मैजिकल पावर से आ रही है। तभी उसे एहसास होता है, ये तो एक गेट डंजन जैसा है। अचानक क्रंच क्रंच उसे फुटस्टेप सुनाई देती हैं। वो तुरंत एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। वो चुपचाप ऑब्जर्व करता है कि आखिर सामने है कौन, और तभी उसकी आंखों के सामने आता है एक गॉब्लिन। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है, वो सच में एक गेट डंजन के अंदर है। भले ही गॉब्लिन्स को सबसे बेसिक और लोवेस्ट क्लास मॉन्स्टर्स माना जाता हो, फिर भी वो खतरनाक होते हैं। इसीलिए लोग उन्हें कहते हैं बिगिनर हंटर किलर्स। ये इसलिए होता है क्योंकि गॉब्लिन्स की सेंस ऑफ स्मेल बेहद तेज होती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ग्रुप्स में हंट करते हैं। इसी वजह से एक्सपीरियंस की कमी के चलते कई बिगिनर हंटर्स उनके हाथों मारे जाते हैं। लड़का ये सब जानता था। वो समझ चुका था कि अभी उसकी ताकत ऐसे दुश्मन के सामने काफी नहीं है। इसलिए वो फैसला करता है छुपे रहने का। वो उम्मीद करता है कि गॉब्लिन उसे नोटिस ना करे, लेकिन दुनिया सनशाइन और रेनबोज से भरी नहीं होती है। जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। मॉन्स्टर उसकी ट्रेल पकड़ लेता है और उसका पीछा करने लगता है। अब लड़का एक डायर सिचुएशन में फंस चुका होता है। या तो उसे खुद को डिफेंड करना होगा या फिर मौत तय है। ऐसे में उसे याद आता है वो सब कुछ जो सियोंगू ने सिखाया था। वो सोचता है, क्या ये टेक्निक्स वाकई काम करेंगी? लेकिन अब सोचने का समय नहीं था। वो जमीन से एक स्टोन उठाता है और पूरी ताकत से गॉब्लिन की तरफ फेंक देता है। स्टोन सीधे गॉब्लिन को लगती है। मॉन्स्टर कुछ पल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वही क्रूशियल मोमेंट होता है। लड़का आगे छलांग लगाता है। वो गॉब्लिन के हथियार वाले हाथ को पकड़ लेता है और एक तेज कराटे चॉप के साथ सीधे उसका सिर अलग कर देता है। स्वॉर्ड्स आर ओवररेटेड, रियल गेमर्स यूज देयर बेयर हैंड्स। गॉब्लिन का सिर हवा में घूमता हुआ दूर जा गिरता है।
लड़का खुद हैरान रह जाता है। मैंने तो बस मॉन्स्टर पर हमला करने और उसका वेपन छीनने का सोचा था। वो अपनी न्यू फाउंड स्ट्रेंथ को लेकर कंफ्यूज हो जाता है। क्या मैं सच में हंटर बन गया हूं? तभी एक डरावना सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है। द स्काई ऑफ अपोकलिप्स पेज अटेंशन टू यू। ये देखते ही वो सिहर उठता है। उसे याद आता है स्काई ऑफ अपोकलिप्स वही ट्रांसेंडेंट बीइंग है जिसने कभी डीमन किंग को स्पॉन्सर किया था। और तभी चारों तरफ से धरती कांपने लगती है। अचानक आर्म्ड एंड आर्मर्ड गॉब्लिन्स की एक पूरी होड़ उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज झलक रही होती है, खून की प्यास। पूरा गॉब्लिन आर्मी उस नए नवेले हंटर की तरफ मार्च कर रहा होता है। सिर्फ उस नज़ारे से ही लड़का पूरी तरह डिस्ट्रेस्ड हो जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे पीछे खड़ा होता है गॉब्लिन चीफ्टन, यानी इस गॉब्लिन डंजन का असल बॉस। अपनी हालत समझते ही लड़का बड़बड़ाता है, सब खत्म हो गया है। मैं अभी अभी हंटर अवेकन हुआ हूं। ऐसे एनिमी के सामने मैं कैसे जीत सकता हूं? वो लगभग हार मान ही लेता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक याद कौंध जाती है, वापस उसी कंट्री साइड टाउन की जहां अथीना ने हमला किया था। उसे याद आता है वो प्रॉमिस जो उसने सयोंगू से किया था। उसे याद आता है कैसे उसके मेंटोर ने उसके हाथों में फ्यूचर सौंप दिया था। और वही याद उसके अंदर कुछ जगा देती है। वो अपने दांत जोर से भींचता है और पूरे कन्विक्शन के साथ कहता है, हाँ, मैं ऐसे नहीं मर सकता। मैं मर नहीं सकता इस सड़ी गली दुनिया को बदले बिना। वो अपनी स्टांस बनाता है। उसका बॉडी धीरे धीरे पावर अप होने लगता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेशन होता है। वो खुद से कहता है, स्काई ऑफ अपोकलिप्स मुझे देख रहा है। ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है। आज मुझे अपनी वर्थ प्रूव करनी है। और तभी एक और सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है, द स्काई ऑफ अपोकलिप्स एक्नॉलेजेस योर स्पिरिट। बस यही था। अगले ही पल ऑनस्लॉट बिगिंस। पूरा रिजॉल्व बना चुका लड़का सीधे अपने दुश्मनों की भीड़ में घुस जाता है। कुछ ही सेकंड्स में गॉब्लिन बॉडी जमीन पर गिरने लगते हैं। उसकी मूवमेंट्स तेज, साफ और लीथल होती हैं। मॉन्स्टर आर्मी भी पीछे नहीं रहती। वो एक साथ उस पर झपटते हैं, लेकिन वो सब भी उसकी एक्सपर्ट स्वॉर्डमैनशिप के सामने टिक नहीं पाते। एक के बाद एक सब ढेर होते चले जाते हैं। और तभी लेवल अप। उसके दिमाग में एक पुरानी मेमोरी उभरती है, सोयोंगू की आवाज। वो बॉल्ड ओल्ड मैन मुस्कुराते हुए कहता है, तू वाकई एक जीनियस है। उस तारीफ के साथ लड़का और भी तेज हो जाता है। लड़ाई अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी थी। लड़के ने लेवल अप किया था, अनगिनत दुश्मनों को हराया। हालांकि वो बैडली इंजर्ड था, फिर भी वो खड़ा रहा। अब सिर्फ बचा था गॉब्लिन चीफ्टन। लड़का कहता है, अब बस एक बचा है। लेकिन दुश्मन ने उस पर कोई मर्सी नहीं दिखाई और उसे रेस्ट करने का भी मौका नहीं दिया। जैसे ही वो अपने शब्द पूरा करने वाला था, बीस्ट ने पूरी ताकत से हमला किया। लड़का मुश्किल से उस ब्लो को ब्लॉक कर पाया। हालांकि ये सिर्फ एक गॉब्लिन था, लेकिन वो बॉस मॉन्स्टर था। वो सोचता है, एक हंटर कम से कम सी रैंक का होना चाहिए ताकि ऐसा बीस्ट हरा सके। लेकिन एक न्यूबॉर्न हंटर अधिकतम एफ या ई रैंक ही होता है। उसका मन एक पल के लिए डगमगाता है, क्या मैं सच में उसे हराने में सक्षम हूं अपने करंट स्टेट में? लेकिन तभी उसकी नज़र एक स्पीयर पर पड़ती है। वो तुरंत उसे उठाता है, पूरी ताकत के साथ अनाउंस करता है, मैं अपनी जिंदगी इस पर लगाऊंगा। उसकी पैशन और रिजॉल्व देखकर फिर एक और सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है, द स्काई ऑफ अपोकलिप्स अपलॉड्स। द स्काई ऑफ अपोकलिप्स सपोर्ट्स योर डिसीजन। द स्काई ऑफ अपोकलिप्स ग्रांट्स यू अथॉरिटी टू रूल ओवर फायर। ये पावर उसे और भी ज्यादा स्ट्रेंथ देती है। ये स्पीयर डेमन किंग का वेपन ऑफ चॉइस था। साथ ही लड़का इस वेपन में सबसे प्रोफिशिएंट भी था। अब उसके पास अथॉरिटी थी और वो अब किसी से नहीं डरता। साथ ही स्पीयर का टिप आग की लपटें छोड़ता है। लड़का पूरी ताकत से अपना जंप मारता है सीधे अपने फो की तरफ, और गॉब्लिन चीफ्टन भी अटैक के लिए छलांग लगाता है। लेकिन लड़का अपने स्किल और रिजॉल्व के साथ एक क्लीन स्ट्राइक डिलीवर करता है। गॉब्लिन चीफ्टन की प्रतिक्रिया थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती है। यहीं से लड़के की सच्ची ताकत का प्रदर्शन शुरू होता है। गॉब्लिन चीफ्टन के शरीर में अब एक ह्यूज होल दिखाई देता है। इस स्ट्राइक से लड़का एक और लेवल अप कर जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसकी वेपन डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर भी वो इस ऑर्डील से अलाइव निकलता है।
कम से कम लगभग। मैंने कर दिखाया, वो धीरे धीरे अनाउंस करता है, लेकिन जल्द ही उसकी पूरी ताकत खत्म हो जाती है और वो फ्लोर पर कोलैप्स कर जाता है। थोड़ी देर बाद एक ग्रुप ऑफ हंटर्स उस जगह पहुंचते हैं। वो देखते हैं एक माउंटेन ऑफ गॉब्लिन कॉप्सेस। सब हैरान रहते हैं, इतने गॉब्लिन्स को कौन मार सकता है? यहाँ तक कि गॉब्लिन चीफ्टन भी मरा पड़ा है। जैसे ही वे गेट डंजन में और एक्सप्लोर करते हैं, उन्हें लड़का मिलता है। वो मुश्किल से ब्रीडिंग कर रहा होता है। हंटर्स तुरंत दौड़कर उसकी मदद करने लगते हैं और तभी एक और सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है। द स्काई ऑफ एपोकलिप्स पेज अटेंशन टू यू। सीन शिफ्ट। अब हम वापस आते हैं हॉस्पिटल में। लड़का पहली बार अपनी आंखें खोलता है। वो वेंटिलेटर और कुछ हीलिंग पोशन आईवीज से हुक्ड होता है। उसका हॉस्पिटल रूम साबित करता है जो हुआ वो सब ड्रीम नहीं था। वो सच में अथीना, रूलर ऑफ ईडन से अटैक हुआ। सेओंगू, उसके मेंटर ने उसे छुरा मारा। फिर वो गेट डंजन में जागा। वहां उसे गॉब्लिन आर्मी और गॉब्लिन चीफ्टन का सामना करना पड़ा और उसने सरवाइव किया। अचानक वो खुद को उठाते हुए सोचता है, शायद मुझे कोई हंटर रेस्क्यू करने आया होगा। लेकिन तभी एक नर्स उसे रोकती है। आप अभी मूव नहीं कर सकते, वो कहती है। फिर उसकी कंडीशन पूछती है। नर्स बताती है, हंटर्स जिन्हें ली गिल्ड ने भेजा था, उन्होंने उसे ढूंढा और इस हॉस्पिटल में लाया। अगर ये हंटर्स नहीं आते तो आप बच नहीं पाते। फिर वो धीरे धीरे सारा सिचुएशन समझाती है और लड़के की आंखों में फिर से रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन की चमक फिर से लौट आती है। लड़की की नजरें थोड़ी देर के लिए नर्स पे टिक जाती हैं। नर्स को देखकर वो महसूस करता है कि वो थोड़ी ब्लश कर रही है, लेकिन कुछ तो सही नहीं लग रहा था। लड़का हकलाते हुए पूछता है, लीड गिल्ड? उसके चेहरे पर स्टम्प्ड एक्सप्रेशन होता है, लेकिन नर्स पूरी गंभीरता से पुष्टि करती है, आपकी इंजरीज बहुत सिवियर थीं। फिर वो कहती है, आपको अभी और रेस्ट करना होगा। एसोसिएशन का एक मेंबर कुछ समय में आपको विजिट करने आएगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे रूम से बाहर निकलती है। अपने आप से सोचती है, ये तो हॉस्पिटल में एक हॉटी आया है। पुअर गाय, कुछ ही घंटे पहले तो मौत से बचा है, अब थोड़ी राहत तो मिलनी चाहिए ना। लेकिन लड़का अभी भी संतुष्ट नहीं है। जैसे ही नर्स बाहर जाने वाली होती है, वो उसे रोकता है। बस एक और सवाल, वो हकलाते हुए पूछता है। नर्स सोचती है कि शायद उसे यादें कंफ्यूज हो रही हैं। फिर वो सामान्य अंदाज में उसका सवाल जवाब देती है। वो पूछता है, करंट ईयर क्या है? नर्स जवाब देती है, 2022। ये सुनकर लड़का पूरी तरह शेल शॉक्ड हो जाता है। 2022? वो जोर से चिल्लाता है, मैं तो अभी जन्मा भी नहीं था, ये 100 साल पहले की बात है। वो सोचता है 2020 में गेट्स पहली बार अपीयर हुए थे और 2022 में स्पेशल हंटर्स धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने लगे थे, यानी एज ऑफ हीरोज शुरू हो चुका था। उसे याद आता है उसकी आखिरी कॉन्वर्जेशन सेओंगू के साथ। सेओंगू ने बताया था, हंटर्स ने खुद को गॉड्स घोषित किया, नॉन हंटर ह्यूमंस को डोमेस्टिकेटेड कैटल बनाया। लड़का सोचता है, ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, और उसी पल वो सारी मशीनरी जो उसके शरीर से जुड़ी थी एक जोरदार ताकत से रिप सपाट कर देता है। वो खड़ा होता है, अपने आप से कहता है, ये कुछ अलग है, सब कुछ अब अलग है। लड़का सोचता है, अब मुझे ईडन सिलेक्शन मिलना है और हंटर बनना है। ये वही समय था जब स्पॉन्सर्स सबसे ज्यादा एक्टिव थे और नए प्लेयर्स को जन्म दे रहे थे। नर्स उसे चेतावनी देती है, अभी मूव मत करो, लेकिन लड़का कहता है, अब मैं बेटर फील कर रहा हूं, और पूछता है, बाथरूम कहाँ है? नर्स उसकी ऊंचाई देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और उसे रास्ता बताती है। लड़का अंदर जाता है और खुद को देखता है। वो देखता है कि उसकी मसल्स पहले से ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, उसकी हाइट अब काफी बढ़ गई है। कुछ फेशियल फीचर्स पहले जैसे ही हैं। मैं अब बिल्कुल अलग दिखता हूं, वो खुद से कहता है। अगर आप पूछो तो ये गुड चेंज है, लेकिन मुझे क्या पता। तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज है किम सुआम, एसोसिएशन का मेंबर। वो उससे मिलने आया है। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। किम सुआम बताता है, वो यहाँ इसलिए आया है कि इंसिडेंट की इवेंट्स को सही ढंग से रिकॉर्ड किया जा सके। वो लड़के की स्थिति पूछता है। बताया जाता है कि अस्पताल में लाने के बाद एसोसिएशन लगातार कोशिश कर रही थी कि लड़के के बारे में कोई इन्फो मिले, लेकिन लड़का इस टाइमलाइन का हिस्सा नहीं था। इस दुनिया में उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इसके अलावा लड़का खुद बताता है कि उसकी मेमोरी फजी है। ये आसान था एसोसिएशन के लिए कि ऐसे पास ऑफ कर दें, क्योंकि नर्स ने पहले ही किम को बता दिया था कि लड़के की मेमोरी हेजी है। लड़का केवल इतना बता पाता है, मैं 23 साल का हूँ, मेरा नाम ली जोंग योंग है, लेकिन ये उसका रियल नेम नहीं था। कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अचानक उसके दिमाग में डेमन किंग का नाम आता है। वो धीरे से कहता है, मैं नहीं जानता क्यों। लड़का धीरे धीरे सोचता है,
मैंने अपने नाम को डीमन किंग के नाम से कंबाइन कर दिया। कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा करना ज़रूरी महसूस हुआ। इसके अलावा वो अनाउंस करता है, मुझे और कुछ याद नहीं है। ये सुनकर किम सुआम पूछता है, गेट के अंदर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ली जोंग योंग जवाब देता है, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, सरप्राइजिंग किम, आई विल स्पॉन्सर यू। यही मैंने सुना। किम सुआम थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर कहता है, शायद अब तुम हंटर बन चुके हो। वो पूछता है, तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? ली जोंग योंग कहता है, हाँ, वो सिर्फ कुछ स्पेशल लोग हैं जो ट्रांसेंडेंट बीइंग्स द्वारा चुने गए हैं। किम सुआम मुस्कुराता है और कहता है, तुमसे बात करके अच्छा लगा। एसोसिएशन फिर तुम्हें ढूंढने आएगी। तुम अब इस दुनिया के लिए ज़रूरी और महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके हो। वो स्लाइड बो करता है और कहता है, अगर संभव हो भविष्य में कोऑपरेशन चाहिए। फिर वो रूम से चला जाता है। ली जोंग योंग उसे देखता है और सोचता है, वाकई कितना अच्छा इंसान है। अब जब वो अकेला होता है, वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है। वो समझता है, यही है वो स्पेशल ट्रेड जो डीमन किंग में था। यही कारण था कि 12 हीरोज़ ने डीमन किंग को रोकने की कोशिश की। यही कारण था कि डीमन किंग बाकी हंटर्स से इतना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, और इसी वजह से ईडन में उसके हर ट्रेस को इरेज करने की कोशिश की गई, क्योंकि लोग इस ट्रेड की पावर से डरते थे। डीमन किंग स्पेशल था। वो सिर्फ हंटर नहीं था। वो धीरे धीरे सोचता है, वो प्लेयर था, एक ऐसा इंसान जो अपनी ताकत से हंट करके ग्रो कर सकता था। और अब मैं भी एक प्लेयर बन चुका हूं। कुछ समय बाद नर्स आती है और ली जोंग योंग को हंटर बनने पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है। लड़का धीरे से धन्यवाद कहता है, लेकिन पूछता है, क्या ये सच में इतना बड़ा सेलिब्रेशन है? नर्स एंथुजियास्टिकली हंसते हुए जवाब देती है, हाँ, ये बिल्कुल वैसा है जैसे लॉटरी जीतना। वो समझाती है, एक एफ रैंक हंटर यानी लोएस्ट रैंक अब ऐसी वेल्थ और फॉर्चून पा सकता है जो आम इंसान सिर्फ ड्रीम कर सकते हैं। सिर्फ फाइट करना ही नहीं, हंटर्स कई चीज़ें कर सकते हैं। ब्लैक स्मिथ बनकर बड़े वेपन क्राफ्ट कर सकते हैं, या रिच लोगों के बॉडीगार्ड बन सकते हैं। लेकिन ली जोंग योंग को ये सब पहले से पता था, क्योंकि जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए उनसे उनके छोटे छोटे अधिकार भी छीन लिए गए। फिर भी वो अपने चेहरे पर एक स्लाइटली सैडेंड एक्सप्रेशन रखता है और पूछता है, ये सच में सेलिब्रेशन की बात है? तभी नर्स एक बैग निकालती है और उसे देती है। वो समझाती है, किम सुआम ने कहा कि तुम्हारे क्लोथ्स बहुत टैटर्ड थे। फिर नर्स उसे डिस्चार्ज होने की शुभकामनाएं देती है। हॉस्पिटल छोड़ते ही लड़का सिटी की तरफ चलता है। वो सोचता है, ये है एज ऑफ हीरोज। वो जोर से चिल्लाता है, पिछली दुनिया में मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान था। पावर के बिना यहां कदम रखना भी मना था। वो सिटी को देखता है और रिमार्क करता है, ये एज तो पीसफुल और लाइवली लगती है। लेकिन तभी सिटी की भीड़ में से किम सुआम पीछे से आता है और उसका नाम पुकारता है, ली जोंग योंग। किम सुआम लड़के से कहता है, चलो एसोसिएशन चलते हैं। तुम्हारी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है, तो रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। इससे तुम्हें प्रॉपर हंटर केसेस असाइन किए जा सकेंगे। ऐसे केसेस बहुत अनकॉमन हैं। साथ ही वो ली जोंग योंग को कंग्रेचुलेट भी करता है, तुमने अब सी रैंक हासिल कर लिया है। कोरिया में कुछ ही लोग हैं जिन्होंने अपनी हंटिंग लाइफ सी रैंक से शुरू की। फिर वो लड़के से कहता है, कार में चलो, रजिस्ट्रेशन के बाद बाकी सब समझा दूंगा। ली जोंग योंग हिचकिचाते हुए जवाब देता है, हाँ ठीक है, एक अजनबी की कार में जाना सेफ लगता है। डिस्क्लेमर, ये जोक है किड्स, प्लीज सेफ रहें। वैसे ये इंसान पहले ही एक मॉन्स्टर बॉस को हरा चुका है, तो एक ह्यूमन को आसानी से हैंडल कर सकता है। इस तरह दोनों हंटर एसोसिएशन पहुंचते हैं। जब कोई हंटर के रूप में अवेकन होता है तो अधिकतर लोगों को ई या एफ रैंक दी जाती है, लेकिन जो लोग हायर असेसमेंट पाते हैं उन्हें प्रॉमिसिंग माना जाता है और स्पेशली मैनेज किया जाता है। इसमें हमारा लड़का ली जोंग योंग भी शामिल था। फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद किम सुआम उसे उसकी लॉजिंग तक ले जाता है। जैसे ही लड़का दरवाज़ा खोलता है, वो पूरी तरह मेस्मराइज हो जाता है। वो देखता है एक ब्यूटीफुल होम, खिड़की से गॉर्जियस व्यू। इतना देखकर ली जोंग योंग जॉय के आंसू बहाने लगता है। किम सुआम मुस्कुराता है, पसंद आया? ली जोंग योंग खुशी से कहता है, हाँ, मैं इसे बहुत पसंद करता हूं। अगर स्टोरी पसंद आया हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट देना कभी मत भूलना। और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो एपिक मैनवाजेड को, क्योंकि स्टोरी अभी बाकी है।